हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, आईबीएच एक बहुत इम्पोर्टेंट बीमारी है ब्रॉयलर्स में ख़ासकर, और काफ़ी मोर्टलिटी करती है। यहाँ पर ये पिक्स देखने को आपको मिल रही हैं। इस टाइप का लीवर इसमें हो जाता है। कुछ ख़ास तरह की दवाई भी इसके लिए अवेलेबल मार्केट में नहीं होती है। तो इसके नुकसानों से कैसे बचा जा सकता है, इन दो दवाइयों का मेरा एक्सपीरियंस है जो यहाँ पर दिखाई गई हैं इस फ़ोटो में। तो इसके ज़रिए से हम आईबीएच को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आईबीएच है क्या और इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। आईबीएच में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और इसी से इस बीमारी का कैरेक्टराइजेशन होता है। सबसे पहले इसमें इन्फ्लेमेशन होता है लीवर का, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस वाली पिक्चर में। दूसरा, इसमें हेमरेजेस होते हैं, मतलब जो खून होता है वो कैपिलरीज ब्लड वेसल्स के बाहर आ जाता है और इस तरीके के थक्के दिखाई देते हैं, जैसे गंबोरों में नज़र आते हैं। उस तरीके की मसल्स के ऊपर हेमरेजेस दिखते हैं। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और जो हड्डी के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, जो एंड्स होते हैं, अगर उन्हें आप काट के देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको वाइट नज़र आएंगे। ये लाल होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे खून बनता है, लेकिन ये आपको वाइट नज़र आएगा। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आईबीएच के लिए। आईबीएच की फुल फॉर्म है इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर इसके टेंटेटिव डायग्नोसिस के लिए हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होती है सडन ऑनसेट ऑफ मॉर्टलिटी। अचानक से इसमें मॉर्टलिटी होने लगती है और धीरे धीरे वो मॉर्टलिटी बढ़ती है और 4th डे पर वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब पीक मॉर्टलिटी होती है। उसके बाद वो फिर कम होने लगती है। लेकिन कई सारे केसेस में ये जो मॉर्टलिटी है वो धीरे धीरे 2 या 3 हफ्तों तक भी चलती रह सकती है। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन इतनी तो ये मतलब 7 या 8 दिन का इसका कोर्स तो होता ही है। मॉर्बिडिटी इसमें कम होती है। मॉर्बिडिटी का मतलब है जो पक्षी बीमार पड़ते हैं, लेकिन सीएफआर हाई रहता है। सीएफआर का मतलब है केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेट मतलब जो पक्षी बीमार पड़ा वो उसकी मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ठीक कम होता है और मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम सीएफआर कहते हैं। तो मॉर्टलिटी इसमें लगभग 10% तक पहुंच जाती है, मतलब टोटल फ्लॉक की 10% तक मॉर्टलिटी हो जाती है। और कभी कभी 30% तक भी ये मॉर्टलिटी हो जाती है अगर उसका इम्यून स्टेटस और हाइजीन वगैरह कम है, या वायरस लोड ज़्यादा है, या और कोई इम्यूनोसप्रेसिव बीमारी उस फ्लॉक में आ चुकी है, जैसे गम्बोरो है या फिर चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया है। तो उन केसेस में ये काफ़ी मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो एवरेज मॉर्टलिटी है अगर फ्लॉक वाइज हम देखेंगे तो 5% तो रहती है। 100 में से 50 बर्ड तो आईबीएच से मर ही जाते हैं अगर आईबीएच की प्रॉब्लम फार्म में आती है। तो ये देखने को कब मिलती है? ये 3 से और 7 हफ्ते की जो एज होती है चूज़े की, उसमें ये देखने को मिलती है। लेकिन 7 दिनों की एज पर भी इसे देखा जाता है जब चूज़ा 7 दिनों का होता है, और 20 हफ्ते की एज तक भी ये कई अक्सर दिखाई दे जाती है, मतलब लेयर्स के अंदर भी ये आईबीएच हो जाती है। तो मेन जो एज होती है, जो सबसे ज़्यादा बीमारी देखी जाती है, वो 3 से 7 हफ्ते की एज पर, लेकिन एज अर्ली एज 7 डेज एंड एज ओल्ड एज 20 वीक्स पर भी ये बीमारी हो सकती है। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक पोस्चर होता है बर्ड का जो देखने को में मिलता है। जो बीमार बर्ड्स होते हैं वो क्राउचिंग पोजीशन में बैठे हुए नज़र आते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, एकदम से सुकड़ के बैठ जाता है और उसकी पीठ जो होती है वो कर्व पोजीशन में आ जाती है, मतलब इस टाइप से ये नज़र आता है। तो ये क्राउच पोजीशन जो होती है ये आईबीएच के लिए एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस का एक क्लिनिकल साइन है।
और इसके फेदर्स जो हैं रफल्ड हो जाते हैं। रफल्ड फेदर्स, रफल्ड फेदर का मतलब ये ऐसा लगता है जैसे ये इसके फेदर्स खड़े हैं, मतलब बैठे नहीं रहते हैं। जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर पे बाल खड़े होते हैं एनिमल्स के, इसी तरीके के ये फेदर्स इस पे खड़े हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है रफल्ड फेदर्स। और बर्ड जो है वो लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर मर जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है इसका। फीड इनटेक कम हो जाता है बर्ड का, और लगभग 50% तक रह जाता है फीड इनटेक। अगर आपका बर्ड मान लो डेली के 4 कट्टे दाने के खा रहा है, तो वो 2 ही कट्टे दाने के खाता है, और FCR भी ऊपर चला जाता है। बर्ड की ग्रोथ भी कम हो जाती है। कुछ बर्ड बैक भी मार जाते हैं क्योंकि लीवर ख़राब होता है। लीवर ख़राब है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो वो सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन था कि बीमारी होती कैसे है और उसे पहचाना कैसे जाता है। अब बीमारी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या। IBH, इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस को IBH कहा जाता है। ये सबसे पहले USA में देखी गई, और हम्बोल्ट एक वैज्ञानिक थे, फ्रेजियर, उन्होंने 1963 में इसे डिस्क्राइब किया। उसके बाद से ये जो बीमारी है ये पूरी दुनिया में पाई जाती है, देखी जाती है, और सभी कंट्रीज़ में ये लगभग मिलती है। ये बीमारी एक वायरस से होती है जिसे फाउल एडिनो वायरस कहा जाता है। ये 12 तरह का वायरस, मतलब 12 फॉर्म्स में मिलता है, जिन्हें बायोटाइप्स कहा जाता है। 12 बायोटाइप्स इस वायरस के, फाउल एडिनो वायरस के, मिलते हैं। और फाउल एडिनो वायरस जिससे IBH होता है, ये रेजिस्टेंट रहता है। कई सारे, मतलब जितने भी ज़्यादातर डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जिनसे आप साफ़ सफाई करते हैं, सैनिटाइज़र्स होते हैं, वो इसे ख़त्म नहीं कर पाते हैं। हीट भी इसे किल नहीं कर पाती है, और pH के चेंजेस, जो आप एसिड वगैरह भी अगर यूज़ करते हैं तो वो भी इसे किल नहीं कर पाता है, इस एडिनो वायरस को। तो ये बहुत ज़्यादा सख्त एक रेजिस्टेंट वायरस होता है। IBH जो है वो ट्रांसमिट होता है, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होता है इसका और हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है ब्रीडर से उसके चूज़ों में आना, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है मुर्गियों में आपस में फैलना, मतलब फ्लॉक के अंदर एक मुर्गी से जो दूसरी मुर्गी में फैलता है, उसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो दोनों तरीके का ट्रांसमिशन इसमें इम्पॉर्टेंट रहता है और रिपोर्टेड है। और अगर हमें एडिनो वायरस से बचाना है अपने फ्लॉक को, तो ब्रीडर्स पे ख़ास ध्यान दिया जाता है। उसमें वैक्सीन वगैरह लगा के ये इंश्योर किया जाता है कि जो इस एडिनो वायरस का, IBH के वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो बर्ड से, ब्रीडर से उसके चूज़ों में ना आए। वर्टिकल ट्रांसमिशन कम से कम हो। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अगर वो ब्रीडर एडिनो वायरस से अफेक्टेड है और उससे उसके चूज़ों में आ रहा है वो वायरस, IBH का वायरस, तो वो आपको आने के एकदम बाद नहीं दिखाई देगा अपने फार्म में। जब आपका बर्ड 3 हफ्ते का हो जाएगा, 21 दिन का होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तब दिखने की ज़्यादा होती है। तो फार्मर यही समझता है कि वो उसी की गलती है, लेकिन हैचरी से कंटेमिनेशन आता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उस बात का ध्यान रखें, और उस हैचरी से, अगर किसी हैचरी से लेते हैं और बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है आपके फ्लॉक में, तो थोड़ा सा उस बर्ड को फिर अवॉइड करें। IMN पायरोफोस पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज पेश करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहें। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेसपोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले म्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स, जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो, जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेनेट एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है। छोटे पक्षियों में कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ CRD और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन
खराब ग्रोथ और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है। ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलीमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल डीएस द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कैसे होता है बर्ड में? वो होता है ओरल फीकल रूट, मतलब जो मुर्गी बीट करती है, बीट के जरिए से एडिनोवायरस बॉडी से बाहर आता है और उस लीटर को या उस बीट से गंदा हुआ कोई फीड या पानी जब बर्ड के मुंह में जाता है तो वो दूसरी जो हेल्दी बर्ड होती है उसे इन्फेक्ट कर देता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, मैकेनिकल मीन्स से भी जाता है ये और बाय कंटेमिनेशन विद इन्फेक्टेड फीसीज। तो उसका जो लीटर है उसे आप ऐसे ही बाहर ना फेंक दिया करें अपने फार्म के, या तो जहाँ जब उसका डिस्पोज ऑफ करें तो प्रॉपरली करें, क्योंकि उसके अंदर वो वायरस रहता है और बार बार आपके फार्म में फिर वो आता रहेगा। IBH स्पीशीज एंड बायोटाइप, आपको बताया कि 12 तरीके के बायोटाइप्स एडिनोवायरस के मिलते हैं, फाउल एडिनोवायरस जिसे कहा जाता है। ये 12 जो बायोटाइप्स हैं ये 5 स्पीशीज में होते हैं फाउल एडिनोवायरस की, और इन्हें A से E तक क्लासिफाई किया जाता है। ये 12 जो बायोटाइप्स हैं ये अलग अलग तरीके की बीमारियां करते हैं। तो और जो प्रोटेक्शन होता है इनके अंदर वो कम रहता है, मतलब क्रॉस प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर फाउल एडिनोवायरस A से कोई बर्ड को इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद फाउल एडिनोवायरस B उस बर्ड को इन्फेक्ट करता है, तो जो A के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी होंगी वो B को रोक नहीं पाएंगी। तो क्रॉस प्रोटेक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। तो एक अगर आप वायरस से आपका बर्ड इन्फेक्टेड है तो दूसरी से भी हो सकता है, और अगर साइमल्टेनियस इन्फेक्शन होता है 2 या 3 स्ट्रेन से या इसके स्पीशीज से, तो वो वाला जो इन्फेक्शन होता है और उसमें जो मोर्टलिटी होती है वो बहुत घातक होती है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे टाइप D और E हैं इसके फाउल एडिनोवायरस के, इससे तो IBH होता है। टाइप C से हाइड्रोपेरिकार्डियम होता है, जो यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है कि लीची जैसा हार्ट हो जाता है, इसमें हार्ट के चारों तरफ पानी भर जाता है, इसे कहते हैं हाइड्रोपेरिकार्डियम। तो टाइप D और C एक साथ मिलके इन्फेक्शन करते हैं, या E और C एक साथ मिलके इन्फेक्शन कर सकते हैं, या D, E, C तीनों एक साथ मिलके इन्फेक्शन करते हैं, तो IBH भी होता है फिर, और हाइड्रोपेरिकार्डियम भी होता है। ये वाली कंडीशन बहुत डेडली होती है और इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी इसमें होती है। इसके बाद आता है टाइप A, जिसमें गिजार्ड इरोजन देखने को मिलते हैं। जो गिजार्ड होता है उसके ऊपर काले काले धब्बे नज़र आते हैं। तो ये 3-4 तरीके के इसके टाइप्स हैं। तो टाइप D और E में जो मोर्टेलिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, लेकिन अगर को इन्फेक्शन हो जाता है टाइप A से या टाइप C के साथ तो मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसका कैसे रहता है कि बर्ड लेथार्जी शो करता है, मतलब बहुत सुस्त सा खड़ा रहता है या एक जगह इकट्ठा होने लगता है, हडलिंग होने लगती है, उसके पर खड़े हो जाते हैं, जो पंख होते हैं उसके रफल्ड हो जाते हैं,
और दाना खाना छोड़ देता है, और इसकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो बीट होती है, वो इस टाइप की हरे और पीले से कलर की होने लगती है और पतली बीट आने लगती है। और ओवरऑल जो फीड कन्वर्जन और वेट गेन होता है वो डिप्रेस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो सिक बर्ड्स होते हैं, जो बीमार रहते हैं, वो क्राउचिंग पोजीशन अटेन कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उकड़ू बैठ जाते हैं अकड़ के कर्व पोजीशन में, और 48 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। अब जब हम पीएम करते हैं इन बर्ड्स का, ऐसे पर जब भी मरे उनका पीएम करके देखें और अंदर से ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या लीजन्स हैं। तो यहाँ पर जो लीजन्स दिखाए गए हैं वो आपको इससे डायग्नोस करने में हेल्प करेंगे। ग्रॉस लीजन्स हैं ये। जो डेड बर्ड्स होती हैं उनके अंदर जो लीवर होता है वो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, पेल होता है, क्योंकि नॉर्मल जो लीवर होता है वो मैरून रंग का होता है, लेकिन जब आईबीएच होता है तो उसका रंग फीका पड़ जाता है, पेल हो जाता है, फ्राइबल हो जाता है। फ्राइबल मतलब जैसे ही आप उसे हाथ लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, भुरभुरा सा हो जाता है। और उसके ऊपर नेक्रोटिक फोकाई दिखने लगते हैं, छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं सफ़ेद रंग के, मतलब स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स दिखने लगते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहे हैं। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नॉर्मल लीवर है, बिल्कुल मैरून रंग का, और इसके एजेस भी बहुत शार्प हैं, और यही नॉर्मल किडनीज हैं। अगर आईबीएच में आप देखेंगे तो आईबीएच में आपको हाइड्रोपेरिकार्डियम और लीवर किस टाइप का यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इससे यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। पीला सा लीवर हो गया है, पेल हो गया है, फीका हो गया है इसका रंग, और इसके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट्स भी दिख रहे हैं हमें, मतलब रेड एंड वाइट स्पॉट्स दिखते हैं। किडनी बहुत ज़्यादा सूज जाती है, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये सूजी हुई किडनी है। तो ये आईबीएच वाला है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितना ये हाइड्रोपेरिकार्डियम या लीची हार्ट डिजीज़, हार्ट के चारों तरफ पानी भर जाता है। और फ्रीक्वेंट हेमरेजेस भी देखने को मिलते हैं लीवर के अंदर, और कई बार लेग और ब्रेस्ट मसल में भी, जैसे इस वाली आपको फोटो में दिख रहा है कि लेग के ऊपर हेमरेजेस आ जाते हैं, जैसे गम्बोरों में आते हैं। तो गम्बोरों से इसे कंफ्यूज ना करें, ये आईबीएच में भी ऐसा देखने को मिलता है। किडनीज इसमें बहुत बड़ी हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं, और उसके ऊपर भी हेमरेज दिखाई देते हैं। और ये स्प्लीन है, स्प्लीन भी इसमें बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी मॉटलिंग नज़र आती है, वो अलग रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ इसके पिक्स हैं जो अलग अलग रंग में दिखाई देते हैं आईबीएच में। तो ये सिर्फ ये देखने के लिए यहाँ पर ऑब्ज़र्व करने के लिए दिखाए गए हैं कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल वाइट भी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे टॉक्सिटी हो रही है, टॉक्सिटी में जैसा लीवर हो जाता है, लेकिन ये भी आईबीएच का ही है। तो आईबीएच के लिए 2-3 साइन आपको देखने पड़ते हैं। एक तो अनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। दूसरा, इसमें हेमरेजेस दिखते हैं, किडनी भी फूली हुई नज़र आती है। अगर ये आईबीएच है और टॉक्सिटी में डिफरेंस करना है तो उसमें किडनी के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, टॉक्सिटी में सिर्फ लीवर सफ़ेद होता है। लेकिन अगर किडनी भी उसमें डैमेज है और फूली हुई नज़र आ रही है तो ये आईबीएच के सिम्टम होते हैं। इसके बाद इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, जैसा कि बताया कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट वायरस होता है। ये हर तरीके के डिसइंफेक्टेंट से मरता नहीं है और फार्म्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, और इवन बर्ड्स के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। जैसे इकोलाई हमेशा रहता है फार्म के अंदर, पानी के अंदर, बर्ड्स के अंदर, और जब उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है और इकोलाई का आउटब्रेक हो जाता है और बर्ड में मोर्टलिटी शुरू हो जाती है, इसी तरीके से एडिनो वायरस का भी है। वो फार्म में भी प्रेजेंट रहता है और वो बर्ड्स के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो जब तक बीमारी नहीं करता है, जब तक इम्यूनिटी उसकी डाउन ना हो या इम्यूनिटी के अंदर कोई और इम्यूनोसप्रेसर बीमारी आए, जैसे आईबीडी है, गम्बोरो है, या चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया है। वो आके इम्यूनिटी डाउन करते हैं, उसे ब्रीच करते हैं, और जब उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो ये एडिनो वायरस प्रोलिफरेट करने लगता है, बढ़ने लगता है और मोर्टलिटी कॉज करता है। तो सबसे पहला स्टेप जो कंट्रोल के लिए होता है आईबीएच का, वो होता है आप अपने फार्म से आईबीडी और सीआईए को एलिमिनेट करें, मतलब उन्हें ना आने दें। उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, हाइजीन रखें प्रॉपर, और वैक्सीनेशंस प्रॉपर करें। अगर आईबीडी नहीं आएगी तो आईबीएच आने के चांसेस भी बहुत
कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि आईबीएच का वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो सक्सेसफुल नहीं है। वो ब्रीडर्स जहाँ से चूज़ा लिया जा रहा है वो डिजीज़ का सोर्स होते हैं अक्सर, तो उन हैचरीज से अवॉइड करें जहाँ के चिक्स में आपने एक आध बार आईबीएच का आउटब्रेक देखा है, चाहे कितना भी सस्ता चिक वहाँ से मिले, क्योंकि आप वहाँ से लेके आएंगे, आपकी यहाँ मोर्टलिटी होगी, तो अननेसेसरी आपको कोई फ़ायदा तो वैसे भी नहीं होने वाला है। सैनिटेशन का खास ध्यान रखें, जो साफ़ सफाई है उसका खास ख्याल रखें फार्म के अंदर। और जब फार्म खाली हो तो ग्लूटाल्डिहाइड से बर्तनों को धोएं, पाइपलाइन को धोएं और थर्मल फॉगिंग करें, और लिटर को निकाल लें वहाँ से, और फ्लेम गन से जो भी आपका फार्म का जो फ्लोर है उसे साफ करें फ्लेम गन से। उसके बाद थर्मल फॉगिंग करें X185 से। अगर आप इससे करेंगे ना, और आपके यहाँ आईबीएच या आईबी और ये सब कोई भी वायरल प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आप थर्मल फॉगिंग करते हैं X185 से फ्लॉक को डालने से पहले, तो जो पहले फ्लॉक में प्रॉब्लम आई हुई होती है, जैसे आईबीएच की अगर पहले फ्लॉक में प्रॉब्लम आई है तो वो आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो प्रॉपर साफ सफाई फार्म की बहुत ज़रूरी होती है। अब वैक्सीनेशन अगर हम इसका देखें तो एक स्टडी में ये देखा गया कि 39 फ्लॉक्स के अंदर इसका वैक्सीनेशन किया गया आईबीएच का, लेकिन ये देखा गया जो टोटल उसका सीएफआर था, मॉर्बिडिटी थी, वो वैक्सीनेटेड जो फ्लॉक था उसमें थोड़ी सी हायर थी अन्य वैक्सीनेटेड फ्लॉक्स से। तो वैक्सीन करने का फ्लॉक्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो स्ट्रिक्ट सैनिटेशन और इम्यूनिटी उसकी बनाए रखना, गम्बोरो और चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया को फार्म में ना आने देना। एपिडेमियोलॉजी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस दिखते हैं वो जुलाई से दिसंबर तक दिखते हैं। इसमें अगर आप देखें, यहाँ पर स्टडी हुई है जनवरी 1997 से 2006 तक, इसमें देखा गया कि जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक सबसे ज़्यादा केस आए। तो 207 फ्लॉक्स इसमें अफेक्ट हुए और 123 अक्टूबर से दिसंबर तक, और टोटल कितने फ्लॉक्स थे? लगभग 480 फ्लॉक्स थे। तो इतना ज़्यादा इसमें इसके इंसिडेंसेस रहते हैं जुलाई से दिसंबर तक। हालांकि जनवरी से जून तक भी ख़त्म नहीं होता है आईबीएच, थोड़ा सा उससे कम हो जाता है, लगभग आधा हो जाता है। वैक्सीनेशन स्टेटस वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड का भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ब्रीडर में तो रहता है कि ब्रीडर में अगर आपने वैक्सीन कर दिया है तो चूज़े उसके चूज़ों में ये फिर बीमारी नहीं आ पाती है। लेकिन ब्रॉयलर में इसका वैक्सीनेशन कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं है। एज ग्रुप, अब यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले बताया था, 3 हफ्ते से और 7 हफ्ते की एज तक की जो बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल रहते हैं इसमें। तो यहाँ पर भी यही है कि 21 से लेकर 40 दिन की एज तक जो इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है। उसके बाद 11 से 20 दिन की एज में भी ये हो जाता है, और 41 से 50 दिन की एज में भी ये पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका फ्लॉक ससेप्टिबल रहता है, सेंसिटिव रहता है, वो 21 से 40 दिन की एज में आईबीएच के लिए ससेप्टिबल रहता है। तो अब आती है ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट के लिए आईबीएच में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, क्योंकि वायरल बीमारियों के लिए वायरल बीमारियों को संभालना मतलब जो अवेलेबल मेडिसिन है मार्केट में उससे बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि जो सपोर्टिव थेरेपी की जाती है वो तभी कर सकते हैं जब हमें उसकी पैथोलॉजी पता हो, और जो वायरस अंदर जाके अटैक कर रहा है सेल्स के ऊपर उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हो। तो जैसा कि बीमारी हमें बताती है कि इस बीमारी का नाम है इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस। इंक्लूजन बॉडी का मतलब क्या होता है कि जब वायरस जाकर किसी सेल के ऊपर अटैक करता है, कोई भी वायरस किसी भी सेल के ऊपर जाकर अटैक करता है, तो वहाँ पर क्योंकि वायरस को तो देखा नहीं जा सकता है, देख नहीं सकते हैं नॉर्मल माइक्रोस्कोप वगैरह से, तो कुछ साइटोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस देखे जाते हैं सेल्स के अंदर माइक्रोस्कोपिकली, कि नॉर्मल सेल कैसी होती है और जो सेल वायरस से ग्रसित है वो कैसी होती है। अब जैसे यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा है कि अलग अलग वायरस अलग अलग टाइप के
कुछ कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि जब वायरस सेल में जाएगा तो उसे वहाँ पर जाके रेप्लिकेट होना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है। तो जैसे जैसे वो अपनी पॉपुलेशन को मतलब बढ़ाता है, तो उसे किसी किसी कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वायरस अपने आप में क्या है, डीएनए या आरएनए का एक टुकड़ा होता है, उसके पास अपनी तो कोई वो नहीं है। तो वो जाके सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपने लिए इस्तेमाल करने लगता है। तो वो कुछ कंपार्टमेंट्स बनाता है। अब वो कंपार्टमेंट या तो साइटोप्लाज्म में बनते हैं, तो उन्हें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज कहा जाता है। अगर वो न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में जाके मतलब अपने आप को बढ़ा रहा है, वहाँ पर कंपार्टमेंट बना रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज। तो एडिनो वायरस जो है, जिससे आईबीएच होता है, ये बेसोफिलिक इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज बनाता है। इसका मतलब ये है कि बेसोफिलिक का मतलब ये है कि एक डाई होती है, उससे रंग दिया जाता है, तो वो बेसोफिलिक डाई होती है जो नीले रंग की दिखती है। तो उस डाई को हम सेल को या उस टिश्यू को रंगते हैं एक तरीके से। हाँ, और उससे जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं, वही इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। दरअसल वो क्या होता है कि वायरस रेप्लिकेशन के जो मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमें नज़र आते हैं। तो इस वायरस के जब वो रेप्लिकेट कर रहा होता है, मुद्दे की बात यह है कि जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है, तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है, क्योंकि सेल को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर हो रही है। तो इम्यून सिस्टम उसमें आ जाता है, मतलब एक तरीके से एक्टिव हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो इम्यून सिस्टम अपने से कुछ मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करना शुरू करता है। होता क्या है कि जब वायरस किसी सेल में जाता है तो सेल का जो स्ट्रक्चर है, सरफेस है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आते हैं, जिसमें एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल सरफेस के ऊपर, वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि वायरस तभी अटैक कर पाएगा जब ऊपर का वो इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देगा या उसे डाउन कर देगा, उसे कमज़ोर कर देगा इम्यून सिस्टम को। तो एमएससी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाता है, और एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स को कम हो जाते हैं सेल के ऊपर, मतलब उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तब सेल वायरस के अंदर घुसता है, और तब वायरस सेल के अंदर घुस पाता है। तो जब वो घुस रहा होता है तो दूसरी सेल्स को ये बात पता चल जाती है, डेंड्राइटिक सेल्स के जरिए से और सेलुलर कम्युनिकेशन के जरिए से। तो वो कुछ इंटरफेरॉन्स बनाती हैं। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में इंटरफेयर करना, किसी चीज में बाधा डालना। तो वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाती हैं जो इंटरफेरॉन्स कहलाते हैं। ये इंटरफेरॉन्स उस सेल को मारते हैं जिसके अंदर वायरस रेप्लिकेट कर रहा है। अगर मान लीजिए वायरस किसी जिंदा सेल के अंदर गया, उसकी मशीनरी को यूज करके अपना रेप्लिकेट करने लगा, लेकिन अगर उस सेल को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो वायरस भी उसके साथ खत्म हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि सेल डेड हो गई है तो वायरस भी डेड हो जाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी सेल के अंदर जब वो मर जाएगी। तो ये तरीका होता है, मतलब इम्यून सिस्टम का, उसे प्रोटेक्ट करने का। कुछ नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, वो बहुत ही एक मतलब डिटेल्ड होता है ये सिस्टम, यहाँ पे बताने का मौका नहीं है इस वीडियो में। लेकिन इस चीज़ को अगर हम इंटरफेरोन्स को और इस इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, और साथ साथ लीवर को की जो सेल्स होती हैं, जो जो क्योंकि लीवर में कई तरीके की सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट्स होती हैं, कफर सेल्स होती हैं, साइनोसॉइड्स की जो लाइनिंग्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं। तो हर सेल के अंदर जाकर ये वायरस रेप्लिकेट नहीं करता है। तो जो सेल बची हुई हैं, अगर उनकी उनकी उसे इंटीग्रिटी को अगर बचा लिया जाए, तो हम इन आईबीएच में होने वाली मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम बीमारी को क्योर कर लेंगे, लेकिन हम उस नुकसान को बचा लेंगे। क्योंकि आजकल ब्रॉयलर का क्या है, 32-35 दिन की इसकी लाइफ है। अगर आप वैक्सीन भी करते हैं तो 7वें दिन पे आप वैक्सीन करेंगे, जैसा कि बताया वीडियो में कि वैक्सीन का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता नहीं है। तो 7वें दिन पे बेनिफिट वो वैक्सीन करेंगे, और उसके एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगेगा। और 42 दिन या 45 दिन का जब बर्ड होता है, उससे पहले आपको उसे बेचना नहीं चाहिए, जैसे कि वैक्सीन बताती है।
तो ऐसे में अगर सपोर्टिव थेरेपी करके, अगर हमारे यहाँ मान लीजिए इन्फेक्शन आ भी रहा है, सपोर्टिव थेरेपी करके हम अपनी मोर्टिलिटी को रोक लेते हैं, बायोसिक्योरिटी से वायरस लोड को कम कर देते हैं, तो बहुत अच्छा इसमें मैनेज कर सकते हैं। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो मैं ट्रीटमेंट अब आप यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, वो मतलब इसी चीज़ के ऊपर काम करता है। सबसे पहले तो हम ये डायग्नोस करते हैं कि ये वायरल बीमारी है, ये आईबीएच की बीमारी है। जब हमें ये पता चल जाता है तब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें 4 चीज़ें हमें बेसिक चाहिए होती हैं, 4 से 5 जो प्रोडक्ट हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जैसे ही गूगल में इन्हें सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट का मिल जाएगा, तो आप उसे मंगा सकते हैं। तो दूसरा बात यह है, और बहुत सारे फार्मर्स जो जुड़े हुए हैं लगातार इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, उनके यहाँ तो ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते ही हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है वायरोकॉन की, जो ये बेसिक इम्यूनिटी मैंने बताई है इसे वीक होने से रोकता है। और जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, जिसकी वजह से बर्ड बीमार हो जाता है, सुस्त हो जाता है, उसके पंख फूल जाते हैं, बुखार आता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, जो मैं बता रहा था कि उकड़ू होके बर्ड बैठ जाता है, क्राउचिंग पोजीशन में आ जाता है, ऐसे वाले बर्ड्स को हम मतलब ये वायरोकॉन एक तरीके से उन्हें मैनेज करता है और उस इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करके ऑप्टिमाइज करता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम की अलग अलग ब्रांच होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ अंडर उसमें चली जाती हैं, जैसे मैंने बताया एमएससी वो डाउन हो जाता है, फिर इंटरफेरोन्स बनने कम हो जाते हैं। तो उन्हें रेगुलेट करता है, उन्हें अप करता है, ऑप्टिमाइज करता है, और जो ओवर रिएक्ट कर रहा होता है इम्यून सिस्टम उसे नॉर्मल पोजीशन में लेकर आता है। तो वायरोकॉन की जो डोज है वो हम ऐसे करके निकालते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए 900 ग्राम का हमारा बर्ड है, 22 दिन का या 21 दिन का, और उसमें आईबीएच का आउटब्रेक हमने देखा कि हो गया है डायग्नोज। देखिए डायग्नोज कन्फर्मेटरी डायग्नोज तो होता नहीं है, लेकिन सिम्टम्स से और पोस्टमार्टम लीजन वगैरह देख के हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये आईबीएच है। और जब बर्ड सुस्त होता है तो उस सुस्ती से ही हम उस ट्रीटमेंट को शुरू कर देते हैं। तो 900 ग्राम का बर्ड है और मान लीजिए आपके यहाँ 5000 बर्ड है, तो 5000 बर्ड में टोटल वेट जो आता है फ्लॉक का, वो हम ये मानते हैं कि 4500 किलो बर्ड का वेट आता है। तो 4500 किलो वायरोकॉन का डोज निकालने के लिए हम 5 से इसे डिवाइड करते हैं 4500 को, तो 900 ग्राम के करीब हमारी डोज निकल के आती है। तो हमें 900 ग्राम वायरोकॉन एक डोज में लगाना होता है। वायरोकॉन मतलब इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। और दूसरा इसके साथ हम वीटाडिन एच को लगाते हैं 5 to 600 ml, जिस हिसाब से कंडीशन होती है उस हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डोज निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको लग रहा है कि कोई और भी प्रॉब्लम आपके फार्म में है, तो आप हमें ये जो नंबर लिखा है यहाँ पर नीचे 9871584101 पर व्हाट्सएप या कॉल करके भी गाइडेंस हमसे ले सकते हैं। लेकिन आपके पास ये दवाइयाँ जो यहाँ पर बताई जा रही हैं ये होनी चाहिए, तभी हम आपको ट्रीटमेंट इसका बता पाएंगे। तो इसमें फिर हम वायरोकॉन और वीटाडिन को एक साथ लगाते हैं। 900 ग्राम उसमें वायरोकॉन लगाया जाएगा और 600 ml के करीब वीटाडिन को साथ में मिलाकर लगाते हैं। ये 2 घंटे के पानी में लगाया जाता है, तो इसके लिए हम इसे रिंग्स में डलवा देते हैं। और या फिर जैसा भी आपने, अगर निपल सिस्टम है तो उसे उसके जो दवाई वाला टैंक होता है उसमें डाल दिया जाता है। इसके बाद तुरंत इसके बाद हम हीपासोल को लेते हैं और रेमीप्रो को लेते हैं, और रेमीप्रो और हीपासोल को एक साथ मिलाकर हम इसमें लगाते हैं। उसकी भी डोज हम ऐसे ही निकालते हैं, लगभग 800 ग्राम के करीब हम उसमें रेमीप्रो लगाते हैं, और 900 ग्राम से 900 ml से 1 लीटर के करीब हम इसमें हीपासोल लगाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हमें दिन में सिर्फ एक बार ही देना होता है। इसके बाद नॉर्मल सैनिटाइज़र वाला आप पानी चला सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट आप 3 दिन अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके यहाँ वायरल मोर्टलिटी में, आईबीएस से होने वाली वायरल मोर्टलिटी में काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ग्रोथ के लिए और फीड इनटेक के लिए हम पायरोकैल बी लगवाते हैं और ग्रोटेक लगवाते हैं। तो अगर सुबह को आपने ये ट्रीटमेंट किया है सुबह के टाइम में, तो शाम के टाइम में आप पायरोकैल बी और या ग्रोटेक आप इसमें अपने बर्ड में लगा सकते हैं।
तो ये सिंपल ट्रीटमेंट है और बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है, कई सालों से इसे हम यूज़ कर रहे हैं, फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं। तो वो खुद भी यहाँ पर रिव्यू देंगे इसके वीडियो में कि किस तरीके से वो IBH में हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ सेकेंडरी बीमारियां भी आ जाती हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ई कोलाई, माइकोप्लाज्मा या और बैक्टीरियल बीमारियां, मिक्स इन्फेक्शन भी होते हैं, तो उन्हें भी हमें मैनेज करना होता है। ये पूछा जाता है कि किडनी इसमें सूज जाती है अक्सर वायरल की बीमारी में, तो किडनी टॉनिक अलग से देने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर आप ये वाला ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अलग से किडनी टॉनिक देने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, क्योंकि किडनी पे जो चीज़ काम कर रही है, जो लीवर पे काम कर रही है, वो किडनी को भी जाकर मैनेज करती है, क्योंकि हमें लीवर की उन सेल्स को बचाना होता है जहाँ वायरल रेप्लिकेट कर रहा होता है, और उन सेल्स को सपोर्ट करना होता है जहाँ पर वायरल नहीं है लेकिन वो दूसरी सेल्स की वजह से स्ट्रेस में आ गई हैं। तो ये सिंपल इसका एक अप्रोच रहता है ट्रीटमेंट का, जो नुकसान को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। हम फिर कहते हैं कि वायरल का कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन सपोर्टिंग ट्रीटमेंट से हम अपने होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक ये आपके नुकसान को कम करता है, और मैंने ऐसा भी देखा है कि मॉर्टलिटी बिल्कुल मतलब डाउन हो जाती है। अगर 5000 में 40, 50, 60 की मॉर्टलिटी डेली की है तो वो बिल्कुल कम होके 5 या उससे भी कम पे आ जाती है। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो लोग परेशानी में हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं पोल्ट्री को लेकर, तो वो इस चैनल से सीख सकें, लाभ उठा सकें और उनके भी नुकसानों को आप रोकने में मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। हैचरी में अंडों से निकलने के बाद चिक्स एक अत्यंत लंबी और तनावपूर्ण प्रक्रिया से गुजरते हैं, जो नए पैदा हुए चिक्स के लिए काफी नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। उसके बाद चूजे लंबी यात्राएं करके आपके फार्म तक डब्बा बंद स्थिति में पहुंचते हैं। यह सब चिक्स के लिए बहुत अधिक स्ट्रेस वाला समय होता है। इस स्ट्रेस के कारण अलग अलग तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे चूजे की नाभि में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, लेमनेस देखने को मिलती है, डिहाइड्रेशन होता है, गाउट के लक्षण दिखते हैं, जो अंत में यॉर्क सैक डिजीज का कारण बनते हैं। स्वस्थ चिक्स ही एक प्रॉफिटेबल पोल्ट्री की बुनियाद बनते हैं। इस सबके समाधान के तौर पर हम आपके लिए लाए हैं इजी ब्रूड, जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन को कम करता है, यॉर्क सैक डिजीज की संभावनाएं घटाता है, सैटेलाइट सेल्स की गतिविधि बढ़ाता है, और इसके बाद गुड़ और सोडा देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह उत्पाद हमारी वेबसाइट और इंडिया मार्ट पर उपलब्ध है। अभी ऑर्डर करें।